दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों पिछले हफ्ते भर में एक न्यूज़ चल रहा है कि यस बैंक में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी 26 या 27% के आसपास जो उनका स्टेक है उसका लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाला है। इनफैक्ट नॉट ओनली यस बैंक बट HDFC का स्टेक है, कोटक बैंक का स्टेक है, एक्सिस का स्टेक है, ICICI का स्टेक है। तो नाउ उनका जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाला है, ऐसा न्यूज़ है। और ये भी न्यूज़ आया कि स्टेट बैंक नाउ इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द स्टेक इन यस बैंक। तो दोस्तों यस बैंक का अभी क्या होगा, क्योंकि अगर इनका सबका मिला के 30 से 40% स्टेक इफ़ दे कम ऑन द एक्सचेंजेस एंड स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स, तो शेयर का भाव तो नीचे नीचे चला जाएगा। तो यस बैंक के शेयर में क्या होगा, और यस बैंक के शेयर में अगर हम में से आप में से कोई अगर इन्वेस्टर है तो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने आज सुबह सोचा और इमीडिएटली ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो इज़ मोर बेस्ड ऑन द लॉजिकल थिंकिंग दैन द एक्चुअल फैक्ट्स। एक्चुअल फैक्ट्स नो डाउट विल ऑल्सो मैटर इन हाउ द प्राइस विल मूव इन द कमिंग डेज, बट ये वीडियो मैंने खाली जो लॉजिकल फैक्ट्स मेरे दिमाग में जो है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नो डाउट वी विल सी KPIs ऑल्सो। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैंने 7 महीने पहले यस बैंक के ऊपर ही वीडियो बनाया था। तभी यस बैंक का शेयर का भाव 12, 13 या 14 रुपये के आसपास था। तो उसमें मैंने बोला था इट इज़ स्टिल नॉट टाइम फॉर बाइंग द यस बैंक शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ट्रेडिंग के लिए मैंने बोला था शेयर ले सकते हैं, और 7 महीने में दोस्तों 12 रुपये से 25 रुपये तक ऊपर जाके अभी कल परसों 16-17 रुपये के आसपास ये शेयर सेटल हुआ है। तो आगे जाके ये शेयर में क्या करना चाहिए दोस्तों, तभी मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी कोई भी शेयर हम लोग खरीदते हैं तभी ये गारंटी होना चाहिए कि ना आगे जाके वर्स्ट इज़ ओवर फॉर दिस कंपनी या वर्स्ट इज़ ओवर फॉर दिस शेयर। तो वेदर यस बैंक के लिए वर्स्ट अभी ओवर हुआ है क्या, वो हम कंक्लूजन्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बोला, जस्ट फॉर द रिपीटिशन से, ये वीडियो इज़ मोर बेस्ड ऑन द लॉजिकल थिंकिंग दैन एक्चुअल फैक्ट्स। KPIs देखेंगे और क्या हो सकता है मेरे हिसाब से वो भी देखेंगे, और फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। दोस्तों इनिशियली स्टेट बैंक ने जो 49% स्टेक लिया था 3 साल पहले, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था टू बेल आउट यस बैंक फ्रॉम क्राइसिस। उनका NPA ज़्यादा था, उनका जो बैंक को रनिंग कर्सन करने के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए थे वो सब पैरामीटर्स ख़राब हो रहे थे, बैंक डूबने का चांस था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और ऑल्सो बाकी के जो बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, किसका कितना स्टेक है वो हम आगे जाके देखेंगे, उन्होंने दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके बैंक को बेल आउट किया 3 साल पहले। अभी उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है। अगर उन्होंने बेल आउट करने के लिए समझो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी जब भी बैंक का सिचुएशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है, आई सी देयर इज़ नो रीज़न के किसी को बेल आउट करने के लिए इन्वेस्ट किया और अभी उसको वापस डूबने के लिए स्टेक सेल करके वापस बैंक का पोजीशन ख़राब करेंगे। ये मुझे दोस्तों लॉजिकल नहीं लगता है। तो ये होने का, इनफैक्ट इमीडिएट फ्यूचर में होने का चांसेस दोस्तों मुझे कम लगता है। और एक चीज़ दोस्तों, जिन्होंने भी स्टेक खरीदा है, SBI हो, एक्सिस हो, IDFC फर्स्ट बैंक हो, ICICI बैंक हो, दे ऑल आर मैच्योर्ड एंड दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स। उनको इन्वेस्ट करने से क्या होने वाला है ये मालूम है, वैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट निकालने से क्या होगा ये भी उनको भली भांति मालूम है। इतना बड़ा स्टेक अगर मार्केट में सेल करने के लिए आएगा तो यस बैंक का शेयर दोस्तों कंटिन्यूसली 20% नीचे चला जाएगा। और किसी एक इन्वेस्टर ने भी अगर सब्सटेंशियल क्वांटिटी बेचा तो दूसरे इन्वेस्टर का दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो सडनली ड्रॉप होने वाला है, उनके प्रॉफिट में लॉस होने वाला है। तो अपने प्रॉफिट में दोस्तों लॉस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। मेरे हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, ऐसा मुझे लगता है। और समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये डिसाइड करना है कि हमको यस बैंक में जो स्टेक है वो बेचना है, तो उसके लिए दोस्तों जो प्रोसीजर है, स्टेट बैंक ने खुद बोला है पहले उनका कमेटी बैठेगा और वो कमेटी डिसाइड करेगा कि यस बैंक में उनको क्या करना है, स्टेक उनको वैसे के वैसे ही रखना है या उनको स्टेक दोस्तों बेचना है। फिर उनका जो प्रपोज़ल है वो प्रपोज़ल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो भेजेंगे, क्योंकि उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया था दैट वाज
एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो स्टेक सेल करना है उसके लिए भी उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लगेगा। ये दोस्तों ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, स्टेट बैंक के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है। पहले उनका खुद का कमेटी बैठेगा, दे विल टेक देयर ओन डिसीजन, उसके बाद में वो प्रपोजल जाएगा आरबीआई के पास, फिर आरबीआई उनका डिसीजन उनको देगा कि व्हाट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड डू। और समझो वर्स्ट केस दोस्तों सिनेरियो में स्टेट बैंक डिसाइड करता है कि उनको स्टेक बेचना है, आरबीआई भी उनको परमिशन देता है, तो दोस्तों स्टेट बैंक ओपन मार्केट में स्टेक नहीं बेचेगा। इतना बड़ा स्टेक है, ये स्टेक दोस्तों पार्ट में इन अ स्टैगर्ड मैनर स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक डील के माध्यम से ही होगा। ओपन मार्केट में ये स्टेक सेल पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक डील के थ्रू होगा। और अगर ब्लॉक डील दोस्तों होगा तो पहले स्टेट बैंक इन्वेस्टर फाइंड आउट करेगा। तो दोस्तों ये जो सेल है वो ब्लॉक डील के थ्रू ही होगा, और ब्लॉक डील के लिए दोस्तों स्टेट बैंक को और बाकी के भी जो अभी एग्जिस्टिंग होल्डर्स है उनको डेफिनेटली बायर्स मिलेंगे। तो चलिए अभी यस बैंक के कुछ KPIs देखते हैं, और उसमें एक KPI दोस्तों ऐसा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आगे जाके वो जो KPI है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके वजह से यस बैंक का जो कॉस्ट है दोस्तों वो कॉस्ट कम होने वाला है। एज ऑफ नाउ दोस्तों जो कॉस्ट टू इनकम का जो रेशो है यस बैंक का वो इट इज़ मोर देन 70%। वो 70% दोस्तों एज पर बैंकिंग नॉर्म्स थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए उनका प्रॉफिटेबिलिटी एज ऑफ नाउ कम है। लेकिन इन कमिंग 1 to 2 ईयर्स दोस्तों ये जो कॉस्ट टू इनकम का जो उनका रेशो है वो 70% से डेफिनेटली कम आएगा, ये मेरा मानना है। क्यों कम होगा दोस्तों? क्योंकि कासा रेशो करके एक बैंकिंग के लिए रेशो होता है, दैट इज़ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो टू टोटल डिपॉजिट। मतलब बैंक के पास जो टोटल उनके डिपॉजिट्स हैं उसमें से करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के थ्रू कितने पैसे बैंक के पास है। तो दोस्तों बैंक का जो रेशो है वो पिछले साल मार्च 21 में कासा रेशो वॉज 26.15। मतलब अगर 100 रुपये का डिपॉजिट है उसमें से 26 रुपये और 15 नए पैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थे। वो रेशो दोस्तों अभी मार्च 22 में 31.11% है। इसका मतलब दोस्तों 31 रुपया 11 नए पैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू उनके टोटल डिपॉजिट्स के अगेंस्ट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट हमको मालूम है करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, सेविंग अकाउंट पे एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट कम रहता है। तो जितना दोस्तों कासा रेशो ज़्यादा रहेगा उतना जो बैंक का कॉस्ट है खुद का ऑन द डिपॉजिट्स, मतलब बैंक जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जितना कासा रेशो ज़्यादा रहेगा उतना बैंक का दोस्तों कॉस्ट है वो कम होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट टू इनकम का 70% का रेशो है वो रेशो दोस्तों आगे जाके कम होगा। इसका पॉजिटिव इफेक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आएगा। थोड़ी देर पहले हमने SBI के बारे में बात की। SBI इज़ अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। तो अभी दोस्तों यस बैंक के पास डिपॉजिट्स कितने हैं? 1,97,000 करोड़ के उनके पास दोस्तों डिपॉजिट्स है। लोन उन्होंने कितने दिया है? 1,81,000 करोड़ के उन्होंने लोन दिया है। तो वन कैन सी द क्वांटम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन दिस बैंक। 1,97,000 करोड़ के डिपॉजिट है, इतने लोगों का पैसा यस बैंक के पास अभी है। तो दोस्तों इतना बड़ा स्टेक होने के बाद नन ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वुड लाइक अगेन टू पुल द यस बैंक फ्रॉम अ गुड सिचुएशन टू अ बैड सिचुएशन। उनका ग्रॉस NPS दोस्तों अभी भी ज़्यादा है, फिर भी मार्च 21 में 15% था, वो अभी 14% के पास आया है। नेट NPS भी कम हुआ है, लेकिन दोस्तों नेट NPS में मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि ग्रॉस एंड नेट का जो डिफरेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोविजन। जितना प्रोविजन ज़्यादा होगा उतना नेट NPS का परसेंटेज कम होगा। इंपॉर्टेंट इज़ ग्रॉस NPS जो 1% से कम हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो दोस्तों उनका है वो पिछले मार्च 21 में 2.71% था, वो अभी घट के 2% हुआ है, कम है। उसका रीज़न दोस्तों कॉस्ट टू इनकम रेशो ज़्यादा है, बट कासा रेशो बढ़ने से ये कॉस्ट उनका आगे जाके कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, और ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों इसमें भी सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा। तो दोस्तों आउट ऑफ टोटल KPIs कासा रेशो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन डिसाइडिंग द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यस बैंक। अभी दोस्तों किसका कितना स्टेक है वो हम लोग 1-2 मिनट में देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने इनिशियली 49% स्टेक लिया था, 10 रुपये से स्टेक लिया था, नाउ दे होल्ड 26.14%। HDFC का 3.48% का स्टेक है,
ICICI बैंक 2.61%, एक्सिस बैंक 1.57%, IDFC बैंक 1%। म्यूचुअल फंड दोस्तों इसमें होल्ड करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें होल्ड करते हैं। एंड मज़े की बात दोस्तों ये है कि म्यूचुअल फंड्स एंड FIIs ने अपना स्टेक दिसंबर 22 के क्वार्टर में थोड़ा सा इसमें बढ़ाया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों FIIs एंड म्यूचुअल फंड्स का भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से ये बैंक के शेयर में, ये बैंक के स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये था मेरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स के आगे जाके यस बैंक के शेयर में यस बैंक के लिए क्या हो सकता है। जिसने यस बैंक को डूबने से बचाया वही लोग अभी यस बैंक को मेरे हिसाब से डूबने के लिए वापस छोड़ नहीं सकते हैं। ये मेरा दोस्तों स्ट्रांग मानना है। यस बैंक को दोस्तों जो रिस्क है वो इंटरनल रिस्क मुझे ज़्यादा लगता है दैन दिस न्यूज़ ऑफ स्टेट बैंक एंड अदर इन्वेस्टर्स सेलिंग और कटिंग देयर स्टेक। यस बैंक का अभी तक इतना ट्रांसपेरेंसी जितना चाहिए उतना नहीं है मार्केट में, ऐसा मुझे लगता है। तो यस बैंक का जो खुद का परफॉर्मेंस है वो दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्की है फॉर यस बैंक स्टॉक प्राइस दैन ऑल दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स जो ये हफ्ते में जिसका न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। वोलेटिलिटी दोस्तों मार्केट में रहेगा, यस बैंक के शेयर में भी रहेगा, उसके स्टॉक प्राइस में भी रहेगा एंड वन में सी सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स इन यस बैंक शेयर। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ के वजह से अगर अगले हफ्ते भी यस बैंक के शेयर में फॉल होता है तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, अभी मैं ट्रेडिंग के लिए दोस्तों नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसा शुरू में मैंने बोला कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका फ्यूचर अभी आगे जाके लंबे होराइजन तक वन कैन सी अ पॉजिटिव फ्यूचर, और जितने बैड न्यूज़ थे वेदर ऑल दोज बैड न्यूज़ आर फैक्टर्ड इन एज ऑफ नाउ और नॉट। तो यस बैंक के लिए दोस्तों उनका ग्रॉस NPA अभी बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब NPAs का जो दोस्तों रिस्क फैक्टर था वो अभी एट अ सर्टन लेवल फिक्स हो गया है, अनलेस कुछ नए केसेस आते हैं तो। अदरवाइज उनके NPAs क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहे हैं। और ये जो स्टेक सेल का दोस्तों न्यूज़ है लॉक इन पीरियड ख़त्म होने से, वो न्यूज़ भी दोस्तों अभी स्टॉक प्राइस में फैक्टर हो चुका है। तो अगर दोस्तों शेयर के प्राइस में अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते अगर फॉल हमको दिखता है, सब्सटेंशियल फॉल अगर हमको दिखता है, तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों दैट वुड बी द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन यस बैंक शेयर। अभी मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जिसका होराइजन आगे के 2 से 3 साल तक है, हाई रिस्क है, एक्स्ट्रा कैपिटल अवेलेबल है और जो होल्ड करने की कैपेसिटी लगते हैं, वही लोग दोस्तों ये शेयर में इन्वेस्ट करें। और दोस्तों अपनी हमेशा की बात, ये वीडियो देख के आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स समझो। अगर आपको यस बैंक के शेयर में अगर कुछ करना है, खरीदना है या बेचना भी है, तो आप आपका खुद का नॉलेज यूज़ करके मेरी वीडियो को देखिए, समझिए, अपना नॉलेज यूज़ कीजिए और फिर अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। मेरा वीडियो देख के आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पस। और अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग समझो यस बैंक है, नीचे के प्राइस में लिया हुआ है, तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वर्स्ट केस समझो सिचुएशन में सेंटीमेंट खराब हुआ और अगर सेलिंग प्रेशर आया तो हो सकता है कि यस बैंक का शेयर नीचे चला जाए इन अ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा होगा ये मेरा मानना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकता है। तो अगर किसी को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, कितना नीचे जाएगा मालूम नहीं, तो अगर किसी को होल्ड नहीं करना है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन यस बैंक। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगर कुछ क्वेश्चन है, माइंड में अगर कुछ डाउट है, कमेंट करके पूछिए, या मैंने ऊपर यहाँ पर जो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज़ दिए हैं वहाँ पे आप मुझे 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका आंसर अगर आपने यूट्यूब पे अगर मुझे क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मैं वीडियो में ही दूंगा, अगले वीडियो में आपके नाम के सहित। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपका आंसर मैं वहीं पे दूंगा, उसका मैं रेफरेंस वीडियो में नहीं दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।